जिंक हो गया +2 का, तो 0 से +2 का हो गया तो उसका हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बोले तो ऑक्सीडेशन। और कॉपर पहले था +2 का, +2 से कितने का हो गया 0 का, तो +2 से 0 बोलो इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन। तो आपको क्या करना है, इस डैनियल सेल को, गैल्वेनिक सेल को इस तरीके से क्रियान्वित करना है कि यह सेल आपको बिजली दे दे। ये रिएक्शन अगर मैं टेस्ट ट्यूब में कराऊं तो क्या एक टेस्ट ट्यूब में कराने से मेरे को बिजली बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि बिजली बनाने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यही साइंटिस्ट का कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन तब फ्लो करेंगे जब आप एक ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में कराओ, रिडक्शन अलग कंटेनर में कराओ और दोनों हाफ सेल बनाकर उसको कनेक्ट कर दो। तो उसी कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं कि डैनियल सेल बनाने के लिए हमने लिया लोन। लोन का मतलब है लेफ्ट हैंड पे हमने क्या बनाई, एनोड। और एनोड वो होगी जिसका होगा रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कॉपर का हो रहा है कि जिंक का हो रहा है? जिंक का। तो हम क्या कहेंगे कि जिसकी छड़ी उसी के सॉल्यूशन में खड़ी, तो जिंक की छड़ी किसमें खड़ी? जिंक सल्फेट में खड़ी। जिंक की छड़ी किसमें खड़ी? जिंक सल्फेट में खड़ी। तो जिसका सॉल्यूशन है उसी की छड़ी, या जिसकी छड़ी है उसी का क्या होना है? सॉल्यूशन। कल को अगर मान लो आयरन की आप ले रहे हो एनोड, तो सॉल्यूशन भी किसका लोगे? आयरन का। एल्यूमिनियम की ले रहे हो एनोड तो किसका लोगे? एल्यूमिनियम का। और कल को लेड की ले रहे हो तो सॉल्यूशन किसका लोगे? लेड का। जैसे हमारी बैटरी होती है उसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो जिंक की छड़ी किसमें हो जाएगी? जिंक सल्फेट में। ये हाफ सेल होगा रिडक्शन हाफ सेल की, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब हम बनाएंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में लीजिए एनोड की कैथोड, कैथोड, और कैथोड बनेगी जिंक की कॉपर की, कॉपर की, क्योंकि रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। जिंक का क्या हो रहा है बोलो? ऑक्सीडेशन। तो जिंक की बन गई एनोड और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कॉपर की क्या बनेगी बेटा? कैथोड। तो कॉपर की छड़ी किसमें खड़ी? कॉपर सल्फेट में खड़ी। कॉपर की छड़ी किसमें खड़ी? कॉपर सल्फेट। तो जिसकी छड़ी उसी के सॉल्यूशन में खड़ी। अब जल्दी से कनेक्ट कर दीजिए इसको, वोल्ट मीटर लगा दीजिए या गैल्वेनोमीटर, और बीच में लगा दीजिए सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा देंगे बीच में? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज द इन्वर्टेड यू ट्यूब विच कंटेन द सॉल्ट लाइक KCl NaCl इन द अगर अगर सॉल्यूशन। अगर अगर सॉल्यूशन मिला था आपको रेड एल्गी जिलिडियम से, तो इसमें हमने KCl डाल दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल। तो लेफ्ट हैंड पे क्या लेंगे आप? लोन। और लोन लेकर सेल बनाया, और सेल बनाकर जो पैसे बचे घोटाला किया, उससे राजा ने रानी को चाय पिलाई, राजा ने रानी को कॉफी पिलाई। और रजत राजा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आपने रावण को चप्पल से पीटा। अब ये मत कहना कि रजत ने रजनी को चाय लेफ्ट का उल्टा, लेफ्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? राइट। लेफ्ट का उल्टा राइट। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। एनोड का उल्टा कैथोड। और नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब इसकी वर्किंग शुरू कर रहे हैं, जल्दी से वर्किंग समझिए। वर्किंग में हमने कहा था जिंक जाएगी रूट, उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे शूट। जिंक जो है वो जिंक ऑक्सीडाइज होगी, और ऑक्सीडाइज होकर बेटा जिंक क्या बनाएगी? जिंक +2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। जिंक की एनोड कैसी थी? सॉलिड। जिंक +2 कैसा बनेगा? एक्वस। और 2 इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तार, तार से आएंगे बाहर, पहुंचेंगे कैथोड के पास, बुझा देंगे उसकी प्यास। तो कैथोड हो जाएगी मोटी और एनोड हो जाएगी छोटी। प्यास बुझने के बाद कैथोड मोटी हो जाती है और एनोड छोटी जाती है। ये आप देखेंगे, ये एनोड छोटी हो जाएगी। छोटी मतलब एनोड की जो लेंथ है, साइज है, कम हो रही है, क्योंकि एनोड डिसोशिएट होकर बना रही है जिंक +2, और इलेक्ट्रॉन तार से कहा निकल गए बाहर, पहुंचे कॉपर कैथोड के पास। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर कॉपर +2 एंड कॉपर सल्फेट विल गेट डिसोशिएट एंड कॉपर +2 विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड आफ्टर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। कॉपर +2 कैसा था? एक्वस। और कॉपर कैसा बनेगा? सॉलिड। धीरे धीरे कॉपर कैथोड मोटी होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब आप कह सकते हैं सेल का एंड पॉइंट आ रहा है, उस समय जितना भी कॉपर +2 यहाँ था, वो सारा कॉपर +2 बेटा नीचे है कि ऊपर चढ़ गया है? ऊपर। और यहाँ बचा है केवल कौन सा आयन?
सल्फेट माइन। और यहाँ क्या कौन से आयन बचे हैं? जिंक +2। आप देखिए रिएक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। पूरा जिंक जब डिसोशिएट हो जाएगा जिंक +2 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पूरा कॉपर +2 ऊपर चढ़ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ सल्फेट। तो इधर तो कॉपर की रॉड बचेगी कैथोड मोटी, और क्या बचेगा? जिंक और सल्फेट। तो रिएक्शन देखो, आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन में लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ZnSO4। क्या बचेगा? सिर्फ ZnSO4। और कॉपर की क्या बचेगी? कैथोड। अब चूंकि सल्फेट यहाँ से यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि सल्फेट इतना बड़ा आयन है कि वो यहाँ से यहाँ आ नहीं सकता, तो हम लोगों को क्या किया कि सॉल्ट ब्रिज लगाया टू कंप्लीट द सर्किट। क्योंकि बगैर सर्किट कंप्लीट करे इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमने क्या लगाया? सॉल्ट ब्रिज। ताकि सॉल्ट ब्रिज देखो जितने देती है उतने वापस लेती है बैटरी, सर्किट तभी पूरा होता है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे? 2। कितना चार्ज निकला था? -2। तो वापस कितना आना चाहिए? -2। तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो उसके लिए अब क्या होता है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है इसमें से 2 पोटेशियम पॉजिटिव नीचे फ्लो करते हैं। जैसे ये नीचे जाएंगे तो ये अपने आप नहीं जा रहे, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सल्फेट आयन। तो ये तो बन जाएगा पोटेशियम प्लस सल्फेट K2SO4। क्या बन जाएगा? K2SO4। और बचे हुए जो 2 Cl- हैं वो 2 Cl- भी तो अपनी व्यवस्था ढूंढेंगे भाई। पोटेशियम उनको छोड़ के चला गया तो इनकी व्यवस्था पोटेशियम से बनेगी कि जिंक +2 से? जिंक +2 से। तो 2 Cl- यहाँ नीचे आ जाएंगे और नीचे आके Zn+2 + 2 Cl- क्या बन जाएगा? ZnCl2। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू कंप्लीट द circuit by supplying its ions in the opposite half cell। आगे बात समझ में? अब जैसे 2 Cl- यहाँ नीचे आएंगे तुरंत सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और तुरंत ये जो है हिल जाएगी। कौन हिल जाएगी? इसकी सुई हिल जाएगी। किसकी? गैल्वेनोमीटर की और गैल्वेनोमीटर की। और वो आया 1.1 वोल्ट। कितना आया? 1.1 वोल्ट। अब हमारा नेक्स्ट ये पर्पस था कि ये जो 1.1 वोल्ट आया है, ये 1.1 वोल्ट में जब 2 लोग मिलकर एक काम को अंजाम देते हैं, हम जानते हैं उन 2 लोगों में जरूर लड़ाई होगी। इस बात को लेकर कि मेरा ज्यादा सहयोग है कि तेरा ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। याद करो राक्षसों और देवताओं की लड़ाई सागर मंथन पे हुई थी। तो आपको बताया था कि उस समय उनमें अमृत के बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का निपटारा करने के लिए कौन प्रकट हुई थी? मोहिनी। कौन प्रकट हुई थी? मोहिनी। मोहिनी वॉज ही की शी, बट ही हैज टू बिकम क्या? शी। थी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाद में कन्वर्ट कर दी हमने, क्या बना दी? शी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मूल रूप से वो क्या है? ही। बट उसको कंडीशन लगा के क्या बना देते हैं? शी। और कंडीशन कौन सी लगी थी? STP। तो STP कंडीशन पे हम यहाँ बीच में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने वाले हैं। कौन सी इलेक्ट्रोड बनाने वाले हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये काम है कि भैया हम लोगों को इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जिंक का। हमें दुनिया में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका अगर पोटेंशियल निकालना है तो उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे निकालते हैं? हम शी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? शी से। दिस इज द फंक्शन ऑफ शी एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ प्लैटिनम वायर इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। डिपिंग अ प्लैटिनम वायर इन कितना मोलर HCl? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। And hydrogen gas is adsorbed on this platinum wire. Hydrogen gas is adsorbed on this platinum wire at STP condition। यहाँ पे कौन सी गैस डाल रहे हैं हम? H2 गैस। और सी को घूंघट में रखेंगे, गिलास का कवर है। ये किसका कवर है? गिलास का कवर। ये वायर किस चीज का है? प्लेटिनम का। और किस में डिप है? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। शी बन गई। अब शी बनने के बाद एक बार हम इस शी को कनेक्ट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल से, अगली बार इस शी को कनेक्ट करेंगे किससे? रिडक्शन हाफ सेल से। तो एक बार तो हम जब इस शी को कनेक्ट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल से तो एक सेल बन जाएगा। वो सेल किस किस के बीच का बनेगा? बोलो। जिंक का और शी का। जिंक का और शी का। ये बन गया सेल। आप बन गया नहीं बन गया? और इस सेल के लिए अब इसमें हम लगा देंगे बीच में इनके भी क्या लगा देंगे? बोलो। सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा देंगे इसमें बीच में? सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा देंगे बेटा? सॉल्ट ब्रिज। तो ये एक सेल बन गया है। जो सेल अब किसका बना है? जिंक का और कॉपर का, कि जिंक का और शी का? जिंक का और शी का। तो जिंक और शी का सेल बनाकर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। ऐसे फिर दोबारा करेंगे तो किसका बनाएंगे? शी का और कॉपर का। तो किसका पोटेंशियल आ जाएगा? कॉपर का। दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालेंगे और दैट स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो अब चलो देखो रिप्रेजेंटेशन देखो आप। रिप्रेजेंटेशन किसी भी सेल की हमने करी थी तो क्या किया था? जैसे मान लो मेरे को सबसे पहले डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी थी तो जिंक गया था रूट
जिंक प्लस 2 गए थे छूट, छूट। और फिर बनाया था सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के बाद इधर था कॉपर प्लस 2, टू। और कॉपर प्लस 2 से क्या बना था आपका कॉपर सॉल्ट। तो जिंक क्या था आपका सॉलिड, जिंक प्लस 2 क्या था एक्वस, कॉपर प्लस 2 क्या था एक्वस, कॉपर क्या था सॉलिड, और ये जो थे ये क्या थे आपके सॉल्ट ब्रिज, क्या था बेटा ये सॉल्ट ब्रिज। आज मैंने क्या किया, आज मैंने जिंक का कनेक्शन कर दिया कॉपर से कि शी से, शी से तो अब मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2, डबल डंडा बोले तो कौन सा ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो आज मुझको बताइए सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में कॉपर है कि शी है, शी है, और शी हैज ड्यूअल नेचर, शी दोनों तरह काम कर सकती है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी सी ले भी सकती है और सी दे भी सकती है। तो इस समय सी दे रही है कि ले रही है, ले रही है, जिंक देगा और शी लेगा। और जब शी लेगी तो कैसे लेगी कि शी में हम लिखेंगे कि शी का जो H पॉजिटिव था यहाँ पे सॉल्यूशन में, वो H पॉजिटिव क्या बनाएगा H2, और वो H2 जाके डिपोजिट हो जाएगा प्लेटिनम वायर पे। तो जिंक कैसा था सॉलिड, जिंक प्लस 2 एक्वस, H पॉजिटिव एक्वस, H2 गैस, और प्लेटिनम सॉलिड। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म्ड बाय द जिंक हाफ सेल विद शी। शी। ऐसे कॉपर हाफ सेल का बनाएंगे किसके साथ, शी के साथ। तो पहले अब इसकी वर्किंग देख लो आप, इस वाले की वर्किंग देखोगे तो कहानी वहीं से शुरू होगी, जिंक जाएगा रूट, इलेक्ट्रॉन जाएंगे शूट, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तार, तार से आएंगे बाहर, पहुंचेंगे कैथोड के पास, बुझा देंगे उसकी प्यास। तो इस बार प्यास कॉपर की बुझेगी कि शी की, शी। तो जल्दी देखिए शी की कैसे बुझेगी कि यहाँ 2H पॉजिटिव फ्रॉम यू मी की सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएंगे H2, फिर यहाँ पर H पॉजिटिव चले जाएंगे, वहां बचेंगे Cl नेगेटिव। फिर वही वाली बात, अब आप समझ गए इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, यहाँ से K पॉजिटिव तो जाएगा इसके अंदर और K पॉजिटिव Cl को न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ जो बचे हुए Cl नेगेटिव है वो आएंगे इसके अंदर, किसको न्यूट्रलाइज कर देंगे Z को। सर्किट क्या हो जाएगा कंप्लीट, करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू शी की शी टू जिंक, शी टू जिंक, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या करंट, एंड द पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी 0.76 वोल्ट। ये पोटेंशियल हम थ्योरेटिकल नहीं बोल रहे, ये प्रैक्टिकल हम करके देख रहे हैं, तो हमें वोल्ट मीटर गैल्वोमीटर में रीडिंग मिल रही है, वोल्ट मीटर में, तो वो हम बोल रहे हैं। तो यहाँ वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी मिल रही है 0.76, इसका मतलब E नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। अब ये बताइए जो मैंने लिखा है, ध्यान देख लो ऊपर, ये जो रिप्रेजेंटेशन है SRP की SOP, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बट आईपीएससी ने ये कहा था कि जितने भी पोटेंशियल हैं दे ऑल हैव टू बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हम इसे उल्टा करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे E नॉट जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो अब आप देखेंगे कि इसका पोटेंशियल प्लस में आ रहा है कि माइनस में, माइनस में। हमने लोन लिया था, लोन में बोला था नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या था, एनोड का टर्मिनल नेगेटिव है कि एनोड का SRP नेगेटिव है, SOP तो उसका कैसा था पॉजिटिव। और आईपीएससी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो दे रहा है बाद में वो ले रहा है। भाई जिंक प्लस 2 तो वापस में 2 इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, रिड्यूस तो हो ही रहा है ना, और फिर ये लो पोटेंशियल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए हाई, तभी तो इलेक्ट्रॉन लो से कहा जाएगा हाई। भाई ये माइनस का 0.76 होगा और शी का पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है, आप जानते हैं शी हैज व्हाट पोटेंशियल 0 पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन अगर जिंक से शी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ध्यान सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर जिंक से किस तरफ जा रहे हैं शी की तरफ, दैट कुड बी ओनली पॉसिबल व्हेन द जिंक वाज एट माइनस लो पोटेंशियल एंड द शी वाज एट हाई पोटेंशियल। तो माइनस 0.76 कम हो गया और 0.00 क्या हो गया ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा रहे हैं, दैट यू कैन जस्टिफाई विद माइनस 0.76। और दूसरी बात एक और समझ लीजिए, बहुत अगर बेसिक पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट छड़ी एंड दैट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर जिंक प्लस 2 पॉजिटिव हो गया है तो उसके डिफरेंस में ये वाला पोटेंशियल कैसा आएगा नेगेटिव, समझे बात, ये पॉजिटिव है तो इसके डिफरेंस में ये कैसी आएगी नेगेटिव, इसलिए इसका नेगेटिव है, उसका क्या होगा पॉजिटिव। अब आइए दूसरा जो हम हाफ सेल बात कर रहे थे, अब मैं हाफ सेल कनेक्ट करूंगा शी को जिंक के साथ कि कॉपर के साथ, कॉपर के साथ। तो जब कॉपर के साथ करूंगा बेटा तो इस बार देखो रिप्रेजेंटेशन क्या लिखूंगा, इस बार शी जो है लेगी कि देगी, देगी। इस बार शी राइट में जाएगी कि लेफ्ट में, लेफ्ट में। भाई हटा रहा हूं मैं अभी, जिंक का कनेक्शन तोड़ दिया, जिंक का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया, जिंक का कितना आया था माइनस 0.76। तो वी आर स्टडिंग कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शी की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे।
तो अब की बार देखिए दोबारा से आप सॉल्ट ब्रिज लगा दीजिए। ये जो सेल है, ये सेल किस के बीच में, तेरे मेरे की शी और कॉपर के बीच में, शी और कॉपर के बीच में। मैंने छोटे से बना दिया डायग्राम, समझ सकते हो आप वर्किंग कैसे हो रही है इसकी। ठीक है, अब ये बताइए रिप्रेजेंटेशन, इस बार शी जाएगी रूट और इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे शूट। कितनी बढ़िया सी है, रूट कर भी टूट रही है, दे रही है इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है। देखो रूट गई फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन दे रही है। सी जाएगी रूट और इलेक्ट्रॉन जाएंगे शूट। इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तार से आएंगे बाहर, पहुंचेंगे कैथोड के पास, हो जाएंगे उसकी प्यास। कॉपर कैथोड हो जाएगी मोटी और शी हो जाएगी छोटी, पतली होगी। तो छोटी कैसे जाएगी, प्लेटिनम का वायर है ना, तो प्लेटिनम के वायर के ऊपर शी जमा हो रखी थी, शी का डिपोजिशन हो रखा था H2 का, तो H2 धीरे धीरे हाइड्रोलाइज हो रहा है, H2 धीरे धीरे गैस से क्या हो रहा है, H पॉजिटिव हो रहा है, तो शी छोटी हो जाएगी पतली हो जाएगी, पतली, और ये क्या हो जाएगी मोटी। वर्किंग आपको समझ गए। इसमें फिर पोटेंशियल जो आएगा इस बार आया 0.34 वोल्ट, कितना आया 0.34 वोल्ट। तो उसका पोटेंशियल हमने लिखा E0 कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू प्लस का कितना 0.34 वोल्ट। एंड दिस वाज द फंक्शन ऑफ सी, सी वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनी इलेक्ट्रोड ऑफ एनोड कैथोड किसी का निकाल लो। ठीक है, और उसको निकाल कर हमने पूरी एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे ना एनसीईआरटी पेज 69 पे, तो बीच में आपको H मिलेगा 0.0 वोल्ट, उससे नीचे जितने भी मिलेंगे सब माइनस के मिलेंगे, उससे ऊपर जितने मिलेंगे सब प्लस के मिलेंगे। माइनस वाले जो होंगे वो बेटर एनोड बनेंगे। जितना आप नीचे जाओगे उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना अच्छा, जिसका जितना ज्यादा माइनस में होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है कि उसमें आपको E0 के पॉजिटिव के CD+2 Hg+2 Ag+ दे रखे हैं और उनकी E0 की वैल्यू दे रखी है, पोटेशियम की दे रखी है -2.36, मरकरी की दे रखी है, सिल्वर की दे रखी है, सबकी दे रखी है। तो जो जितना ज्यादा माइनस में होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, उतनी अच्छी उसकी क्या बनेगी, एनोड, और जितना पॉजिटिव में होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात, याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मोर द नेगेटिव SRP मोर विल बी इट्स रिड्यूसिंग पावर, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आ जाइए इसका रिप्रेजेंटेशन पूरा कर दूं। इस समय ये बताइए, जब ये शी दे रही थी, रूट के दे रही थी, एनोड की तरह काम कर रही थी, तो कैसे लिखेंगे, H2 was gas on platinum wire. It get dissociate into H positive और H जमा किस पे थी, प्लेटिनम पे। प्लेटिनम सॉलिड वायर पे H2 गैस जमा थी, वो टूट कर किस में बन गई, H पॉजिटिव में। फिर डबल डंडा बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज का, और फिर सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या लिखेंगे, कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर। ये कहता था एक्वस, ये एक्वस, और ये कहता था आपका सॉलिड। This clear? So this was the representation of cell, and this was the cell with zinc, she and copper. तो this is how हम लोगों ने अब किस का निकाल लिया है। दोबारा ज्यादा जहां से शुरू करी थी कहानी, कि शी को हटा दो, मोहिनी ने अपना काम किया और काम करके दोबारा अपनी चली गई अपने विष्णु लोक में, जो भी स्वर्ग लोक में चली गई, परम धाम में। अब वापस आ जाइए इधर, वापस हम बात कर रहे थे किसकी, जिंक की और कॉपर की। आगे उस जगह पे वापस आ गए कि आप में लड़ाई हुई थी कि आपका टोटल पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट। तो आज हमने निर्णय ले लिया है कि इस 1.1 वोल्ट में जिंक का कंट्रीब्यूशन कितना था, -0.76, कॉपर का कितना था, +0.34। अब इसका हम नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लीजिए। E0 सेल, E0 सेल कैसा आएगा, E0 हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। हाई किसका है, कैथोड का, लो किसका है, एनोड का। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड कौन थी बोलो, कैथोड कौन है, सामने ही तो है 0.34 Cp कॉपर थी ना। तो पहले उसको E0 कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर माइनस एनोड लिखो E0 Z+2 ऑब्लिक जिंक। और अब आपने निकाल लिया था अभी कॉपर का कितना आया था, सामने लिखा हुआ है बोलो 0.34। कॉपर का कितना आया था 0.34। कॉपर का कितना है 0.34 माइनस जिंक का कितना है माइनस का 0.76 माइनस कितना हो गया प्लस, तो 0.34 प्लस 0.76 1 वोल्ट। बोले आया है कि नहीं आया है, आया। तो ये था कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, कैसे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालते हैं शी की हेल्प से, क्या शी होती है, और कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालते हैं E0 सेल।
अब मुझको ये बताइए, जो भी हम सेल यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में या बनाते हैं, तो क्या वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे काम करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन पे? नॉर्मल। क्या हमेशा टेम्परेचर स्टैंडर्ड रहेगा? नहीं। जरूरी नहीं है। और क्या कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर होगी कि कम ज्यादा होगी? कम ज्यादा। तो हम लोगों को एक्चुअल जो पोटेंशियल मिलेगा, जितना लिखित में आया है उतना मिलेगा कि उससे कम ज्यादा मिलेगा? कम ज्यादा। जैसे हम गाड़ी की एवरेज लिख रहे हैं 20 किलोमीटर पर लीटर, तो क्या वो 20 किलोमीटर पर लीटर मिलती है? उससे कम मिलती है? कम। उससे कम मिलती है। तो वही चीज हम ये कह रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है कि भाई गाड़ी आप ऐसे चलाएं कि ब्रेक ना लगाएं, जो संभव नहीं है। गाड़ी आप ऐसे चलाएं कि 5वें गियर में चले, 60-70 के बीच में चले, स्पीड ब्रेकर ना आए, संभव नहीं है। तो वो चेंजेस आएंगे, तो उनकी आइडल कंडीशन हम फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशन कभी भी कोई सेल फॉलो नहीं कर सकता है। तो वो कंडीशन नॉर्मल होंगी, और नॉर्मल कंडीशन पे जब हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन आई। कौन सी इक्वेशन आई? नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन ने बताया कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव सेल। उस इलेक्ट्रोमोटिव सेल को आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल कि नॉर्मल पोटेंशियल ऑफ सेल? नॉर्मल पोटेंशियल। तो उसने कहा था कि भाई सादा पोटेंशियल निकालना है। कैसा पोटेंशियल निकालना है? सादा। तो सादा पान बराबर क्या था? मसाला पान माइनस मसाला पान माइनस मसाला, मसाला पान माइनस मसाला। आप नस्ट इक्वेशन पे 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर का 9 नंबर का है, वेटेज देख लेना आपको। और 3 नंबर का नस्ट इक्वेशन में न्यूमेरिकल आएगा। और ये 3 नंबर कर लो आप मुट्ठी में, कर लो मुट्ठी में। सादा पान का मतलब है ई सेल, नोट हटा दिया ऊपर से। सादा पान से सादा पोटेंशियल मतलब नॉर्मल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल। कौन सा सेल है ये? ईएमएफ ऑफ सेल। और मसाला जो कि स्टैंडर्ड करंट ज्यादा था, तो वो था स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल की ई नोट सेल। ई नोट सेल। और ई नोट सेल में से क्या मसाला माइनस करो कि वो सादा हो जाए, तो वो मसाला था 0.059/n। लॉग करेंगे प्यार, पी अप करते प्यार, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A मोल ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। तो आप लिखेंगे इसमें E नॉट सेल माइनस 0.059/n log ऑफ C की पावर C D की पावर D डिवाइड बाई A की पावर A B की पावर B इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। आगे बात समझ में? अब ये तो डैनियल सेल निकाला था हमने, तो डैनियल सेल पे देखो, इस पे क्वेश्चन थे 3.5 के 4 पार्ट थे। चारों पार्ट आपको करवा चुका हूं मैं, दोबारा से देख लीजिए एक बार एक एग्जांपल कि जैसे आपके पास था जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2, दूसरा सेल ले लो जिंक का सिल्वर के साथ ले लो, मान लो जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 Ag ऑब्लिक Ag। ठीक है, तो इसमें आपको पहले रिएक्शन बनानी है। मैंने आपसे बोला था रिप्रेजेंट द सेल देन मेक इट्स रिएक्शन, बैलेंस, फ्रेम द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन एंड अप्लाई द नेक्स्ट इक्वेशन। टेक द कंसंट्रेशन एज 1 ऑफ कौन? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड प्योर गैस। जो कंसंट्रेशन है मान लो Ag प्लस जिंक प्लस 2 की दे रखी है 0.01, Ag प्लस की दे रखी है 0.001 मोलर, ए एक्वस। याद आया? तो पहले आप इसको कैसे लगाएंगे, इसको नस्ट इक्वेशन को कैसे लगाएंगे इस पे? तो पहले रिएक्शन बनाएंगे, न्यूमेरिकल था 3 नंबर का और आएगा ये, तो इस पे रिएक्शन बनाइए। रिएक्शन बनाएगा सीधा सिंपल है कि ये डबल डंडा पैरेलल लाइन इज द सॉल्ट ब्रिज। बोलो क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज। तो इसके इधर क्या था? लोन। इधर क्या था? लोन। इधर राजा ने रानी को चाय पिलाई। तो लोन का मतलब इधर एनोड थी, ऑक्सीडेशन था। इधर कैथोड था, इधर रिडक्शन था। तो जिंक जाएगी रूट, इलेक्ट्रॉन जाएंगे शूट, इलेक्ट्रॉन गए तार से बाहर, Ag प्लस के पास बुझा दी उसकी प्यास। इस बार मैंने Ag इसलिए लिया है, रिएक्शन फ्रेम हो गई, फ्रेम द रिएक्शन देन बैलेंस द रिएक्शन। गलती समझ लीजिए आप, बहुत जल्दबाजी करते हैं, बैलेंस करना छोड़ देते हैं। अब ये बैलेंस नहीं हुई है, क्योंकि एक जिंक से जिंक प्लस 2 बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। और Ag प्लस से Ag बनेगा, कितने चाहिए? 1। कितना लगाएंगे? 2। कितना लगाएंगे? 2। आगे बात समझ। अब ये प्रोडक्ट हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट लगा दीजिए ऊपर, रिएक्टेंट लगा दीजिए नीचे, और ई नोट सेल में ई नोट Ag का माइनस कर दीजिए ई नोट किससे? जिंक से। आया कि नहीं आया? मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखिए ई नोट जो है Ag प्लस का आपको दे रखा होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ई नोट Ag प्लस ऑब्लिक Ag होता है 0.80 वोल्ट, और ई नोट जिंक का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक कितना होता है? -0.76 वोल्ट। तो मैं इसका ईएमएफ निकाल के दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके ऊपर देख लो, ऊपर
तो इसको मैं करूंगा आपको ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड किसकी बनेगी, जिंक की सिल्वर की? सिल्वर की। तो ई नॉट एजी प्लस ऑब्लिक एजी माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक माइनस 0.059 अपॉन एन। लॉग ऑफ प्रोडक्ट बोलो प्रोडक्ट क्या है बोलो जल्दी से। Zn प्लस 2 इंटू एजी डिवाइड बाय बोलो Zn इंटू एजी प्लस ये दोनों कितने हो गए 1 बोलो भैया। हाँ। तो ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी कितना है 0.80 माइनस जिंक का माइनस 0.76। अबे आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए थे 2। एन की वैल्यू थी लॉस इलेक्ट्रॉन या गेन। जितने दूंगा उतने तो लोगे। मैं दे रहा हूँ 1 आप 2 कैसे ले लोगे? मैं 2 दे रहा हूँ 2 ही लोगे ना। तो मैं जितने दूंगा उतने लोगे। एन की वैल्यू बोलो कितनी है 2। 0.059 अपन क्या हो गया 2 लॉग जिंक प्लस 2 की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2। एजी सॉलिड कितना हो गया 1। दोबारा कह रहा हूँ जिंक सॉलिड 1। एजी प्लस की 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी 10 की पावर +3 माइनस प्लस 1.56 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर -3 ऊपर है +3 -3 प्लस लॉग 10 1.059 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यह आएगा आपका 1.56 माइनस 0.2905 माइनस कर लीजिए वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। बोले आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? इसके बाद हमने फिर रिलेशन निकाले थे। रिलेशन ऑफ ई नॉट सेल विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन निकाला था। ऊपर देखिए भैया हम कह रहे हैं प्लीज। हाँ ये 2 AG पॉजिटिव था तो AG पॉजिटिव पे हमने ऊपर पावर 2 नहीं लेंगे? वो जो पावर लेंगे ना 2 नहीं लिया आपने। लीजिए पावर लीजिए भैया पावर लीजिए। पावर रह गए लड़के ये पावर ले लीजिए। 10 की पावर -3 क्या हो गया 2 एजी प्लस 2 देना तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर कितना -6 ऊपर जाएगा क्या जाएगा +6 +4 10 की पावर 4 कहाँ जाएगा आगे ये कितना जाएगा 2 डबल कर दीजिए 2 से डबल कर देना। कैलकुलेटिव वाला पार्ट तो कर लोगे ना। हाँ। वो पावर ध्यान रखना है। पावर की गलती देखो मुझसे भी होगी तुमसे हो सकती है। ठीक है मुझसे हुई नहीं है आपके साले आज ही करवाइए चलो आप देखो सुनो नेक्स्ट जो है ले लेना ऊपर चढ़ा देना पावर को एक चढ़ा के लेना पावर अगर चढ़ाए लोगे दिक्कत हो जाएगी गलत आएगा। अरे इस वाली इजी चढ़ाओगे तो फायदा नहीं आने ऊपर वो तो 1 हो जाएगा। इस इजी चढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा ना वो। हाँ चलो यहाँ देखो ऊपर। अब उसमें क्या है अब बातें ना करो। यहाँ देखो मैं क्या कह रहा था एट इक्विलिब्रियम। अब हम रिलेशन निकालेंगे। पहला रिलेशन है ई नॉट सेल एंड किसके बीच में केसी के बीच में। ठीक है तो ई नॉट सेल और केसी के बीच में हम कहेंगे कि सेल आ गया इक्विलिब्रियम पे। सेल कहाँ आ गया बेटा इक्विलिब्रियम पे। सेल इक्विलिब्रियम पे आ गया आप फेंक दीजिए उसको। मतलब उसके एनोड कैथोड का सादा पोटेंशियल बराबर हो गया। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहीं बराबर नहीं हो सकता क्योंकि स्टैंडर्ड तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सबका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो। लेकिन ये हो सकता है कि इसका -0.76 से कम होता गया -0.76 से मतलब बढ़ता गया और -0.76 से हो गया -0.34 और उधर जो है +0.34 से और कम होता गया ये हो गया -0.34 कम होते होते। तो ये माइनस का 0.34 ये माइनस का 0.34 दोनों क्या हो गए बराबर। दोनों का पोटेंशियल बराबर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। क्या चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं होगा। तो फिर वो सेल आपको खराब है फेंक दो उसको। समझ में आई बात? तो इक्विलिब्रियम पर ई नॉट सेल 0 होगा कि ई सेल 0 होगा? ई सेल। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n लॉग और ये पूरा क्या बन जाएगा केसी लॉग ऑफ केसी। ई नॉट सेल जल्द ले आओ माइनस कट जाएगा। हाँ। क्या बचेगा बोलो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ केसी। नहीं आई बात समझ आ गई। अब ये जो 0.059 आया था ये किस चीज से आया था? इसका पूरा फैक्टर याद है हमें 2.303 RT F was the Faraday constant that was the charge on 1 mole electron या 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए फिजिक्स वाले लेते हैं Q बराबर NE। हम
हम लेते हैं ज्यादा, Q बराबर Ne की NF, NF वो लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और हम 1 2 3 लेते हैं, मोलों में लेते हैं। मोलों में तो लेते 1 मोल पे कितना चार्ज होगा? F, N मोल्स पे N, तो Q बराबर कितना हो गया? NF तो सेल कितना चार्ज ट्रांसफर करता है? Ne की NF। NF आगे बात समझ। चलिए, तो ये रिलेशन जो था, ये रिलेशन था बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। क्या था बेटा? E naught cell एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। अब आ बात मत करो यार। अब मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का। वो आया था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। याद आया नहीं आया? आया। इसके पीछे क्या डेरिवेशन थी? सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपके पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है C, A से C मैंने चार्ज ट्रांसफर किया, तो वो तभी कर सकता हूँ जब कैथोड एनोड सेम पोटेंशियल की अलग अलग है। अलग अलग। तो कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया? VCA मान लो। हाँ। ठीक है, और Q ट्रांसफर कर रहा हूँ तो Q बराबर कितना? Ne की NF। NF तो मेरा सेल भी तो काम कर रहा है भाई, सेल भी तो एनोड से कैथोड को क्या ट्रांसफर कर रहा है? चार्ज। और ये मैं अपने आप कर रहा है कि मैं एनर्जी दे रहा हूँ तब कर रहा है? मैं एनर्जी दूंगा सेल को, तू सेल खरीद के लाया घर पे, तू उसे एनर्जी देता रहेगा, वो तुझे देता रहेगा? वो तुझे देगा ना। हाँ। 6 महीने तक 3 महीने तक घड़ी में सेल डल रहा है, तो घड़ी चल रही है सेल की वजह से, तो आप उसे दे रहे हो कि वो आपको दे रहा है? वो। अरे आप लोग दे चुके थे 10 रुपए दे आए ना उसे, अब 10 रुपए में वो आपको देगा जितनी देगा एनर्जी। हाँ। ठीक है, अगर अब आप 10 रुपए में दिया है, अब उसे एनर्जी भी देते हो। सुनो, मतलब सेल की वर्किंग समझ रहे? सुनो, सेल की वर्किंग या बैटरी की वर्किंग नॉन स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। वो अपने आप देगा आपको, इसलिए डेल्टा जी इसका माइनस में आएगा। वर्क भाई डेल्टा जी नोट का फॉर्म वैल्यू डेफिनेशन क्या थी? इट वाज द फ्री एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम टू डू द यूजफुल वर्क। कि मैं सिस्टम हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और जब मैं काम करता जाऊंगा तो मेरी एनर्जी हाई हो जाएगी, लो हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो दैट वाज द कंसेप्ट कि डेल्टा जी नोट जितना आपका कम होगा उतना ज्यादा आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये माइनस का डेल्टा जी नोट होता था, तो वो माइनस यहाँ चला गया। तो चार्ज कितना ट्रांसफर किया सेल ने? कितने पोटेंशियल डिफरेंस में? ई नॉट सेल डिफरेंस। और कितना वर्क हुआ? वो डेल्टा जी नोट। वर्क इज आल्सो द फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। तो समझ में आया रिलेशन? तो ये रिलेशन डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट ये आपको याद करना है, बट इसके पीछे कंसेप्ट समझिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ट्रांसफर किया मैंने, तुमने की सेल ने? सेल ने। कितना ट्रांसफर किया? NF। और कितने पोटेंशियल डिफरेंस में? नॉट सेल। तो काम कर रहा है ना, और काम करते करते उसकी गिब्स एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी, तो वो माइनस होती जा रही है कि जितना मैं काम करते जाऊंगा मेरी गिब्स एनर्जी क्या होती जाएगी? माइनस। और माइनस में आएगा तो डेल्टा जी नोट। सेल कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल, नॉन फिजिबल, फिजिबल। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका डेल्टा जी नोट, ये रिलेशन हो गया ई नोट सेल इसी में। अब ई नोट सेल की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट करो। आ रही समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है। ये पहला रिलेशन था, ये दूसरा रिलेशन था, तीसरा रिलेशन निकाल लीजिए। ई नोट सेल की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। क्या है बोलो? डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF इंटू ई नोट सेल की वैल्यू पुट करो 2.33 RT अपॉन NF पड़ेगा लॉग ऑफ क्या बेटा? KC माइनस 2.33 RT लॉग ऑफ KC। ये 2.33 लॉग में घुसा दो तो ln बन जाएगा, माइनस RT लंग KC। क्या हो जाएगा? माइनस RT लंग KC। तो ये 3 रिलेशंस हैं, इन पे क्वेश्चन नंबर 3.4 था जो हमने करवा दिया, आप कॉपी देखें। ठीक, ये एक अध्याय आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समाप्त हो गया है। दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, और दूसरे अध्याय में क्या थी? रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कंडक्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टिविटी ऑफ सेल, कंडक्टिविटी के टाइप, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, कोलराज लॉ, फैराडे लॉ, टाइप्स ऑफ सेल, एंड लास्ट में द कोरोजन। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है नस्ट इक्वेशन का, और 2 नंबर के क्वेश्चन आपके रिलेशन के बन सकते हैं। तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जितना आपको पढ़ाया अब तक। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे अध्याय की, तो दूसरे अध्याय में शुरू करो। हम सबसे ये सब लोग जानते हैं यार कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बोले तो रेजिस्टेंस वाज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। देन
is in the flow of current was Conductivity. and conductance was G. G. That was reciprocal of R. तो 1 upon R बोलिए 1 upon ohm. Ohm inverse Simon. Ohm inverse also called as Simon. और called as mho. ठीक है, अब ये तो हो गया G कंडक्टेंस, R क्या हो गया Resistance. रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो रो बराबर R A L, तो R A L राल R A L, R क्या हो गया ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ सेपरेशन इलेक्ट्रोड कितना आएगी मीटर, चटक क्या आ गया ओम मीटर, और कप्पा लाए जीजी के लिए स्टार, कप्पा लाए जीजी के लिए 5 स्टार, जी बोले तो 1 अपॉन आर, जी स्टार बोले तो L अपॉन ए। याद आया नहीं याद आया भाई? मैंने आपसे कहा था कि कंडक्टिविटी जो है, देखो ये समझ दूसरे तरीके से, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस, कंडक्टेंस इज द ईज। ये रुकावट है, ये आसानी है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या पैदा हो रहा था रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो इज 1 अपॉन आर ए बाई एल। तो 1 बाई आर एल कहा गया ऊपर, 1 बाई आर बोलिए क्या होता है जी, और एल बाई ए जी स्टार। तो कप्पा लाए जी के लिए स्टार, जी इज 1 अपॉन आर, जी स्टार इज एल अपॉन ए, और जी स्टार इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, क्या था ये सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी आप यूनिट निकाल लीजिए 1 अपॉन आर जी कंडक्टेंस की ओम इनवर्स और जी स्टार की बेटा मीटर इनवर्स। यूजुअली हमारे सेल में इलेक्ट्रोड्स की लेंथ एरिया मीटर में नहीं सेंटीमीटर में होता है, कितना होता है सेंटीमीटर में। तो मोस्टली जब हम प्रैक्टिकली जब सॉल्व करेंगे तो विल इट बी इन ओम मीटर इनवर्स की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर कहें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब आइए कंडक्टिविटी के टाइप। तो दो टाइप थे, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं उससे जो कंडक्टिविटी मिलेगी दैट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा एम बोल लीजिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन क्या आया था मोलैरिटी। 1000 क्यों लगाया था ये मैंने बताया था आपको। 1000 लगाएंगे तो यूनिट क्या आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये कैसी कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट की मोलर, और अगर इक्विवेलेंट निकालनी थी तो नीचे मोलैरिटी की नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी की नॉर्मेलिटी। तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम लोग लेंगे मोल्स पर लीटर की ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यह यूनिट क्या आएगी बोलो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। आया कि नहीं आया? आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, सैम्पल पेपर में भी दे रखे हैं। कप्पा इनटू 1000 अपॉन क्या मोलैरिटी। ये 1000 क्यों लगाया था ये याद है ना, ml को लीटर में बदलने के लिए, लीटर को ml में, लीटर को ml, इस बार लीटर को ml में बदला था। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है उसको बता। अब आइए नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो फैक्टर में 3 मेन फैक्टर थे, एनटीपीसी क्या याद कर लेंगे, एनटीपीसी। एन से था नेचर, तेरा मेरा की इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट था। टी से क्या था टेम्परेचर, पी से प्रेशर था, प्रेशर का कोई ज्यादा रोल है नहीं सेल के लिए। आप NTSC कर लो, सॉल्वेशन क्या था इसमें, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। कौन से आयंस, सॉल्वेशन ऑफ आयंस या सॉल्युबिलिटी। और लास्ट था आपका कंसंट्रेशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कम होती है, तो कंडक्टिविटी भी क्या रहती है कम। स्ट्रॉन्ग की डिग्री ऑफ डिफ्यूजन अल्फा क्या होती है ज्यादा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है ज्यादा। सेल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, वायर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है। सेल के अंदर, फिर मैं कह रहा हूँ, सेल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेल के अंदर फ्लो ऑफ आयंस होता है और आयंस बल्की होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी हो जाती है कम, आयंस का फ्लो क्या हो जाता है ज्यादा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है ज्यादा। तो सेल के केस में केमिस्ट्री में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। फिजिक्स में आप जानते थे टेम्परेचर बढ़ाने से वायर में कंडक्टिविटी क्या होती थी कम होती थी। याद आई? सॉल्वेशन ऑफ आयन कि जितना कम होना चाहिए सॉल्वेशन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा।
समझ में आई बात? अब बात आ रही थी कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन के लिए हमने ग्राफ बनाया था प्रॉपर, और ग्राफ में हमने कहा था कि भैया रूट सी वॉज टेकन ऑन क्या, एक्स एक्सिस, और लैम्डा एम या मोलर कंडक्टिविटी वॉज टेकन ऑन क्या, वाई एक्सिस। याद आया? इस ग्राफ में हमने देखा था वीक के लिए तो हमें मिल रहा था एक कर्व, और स्ट्रॉन्ग के लिए मिल रही थी हमें स्ट्रेट लाइन, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट था, दीज मैक्सिमम पॉइंट्स वर कॉल्ड एज लिमिटिंग, क्या कह रहे थे, लिमिटिंग मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, दैट वाज कॉल्ड लैम्डा एम। ऊपर क्या लगा दिया, जीरो या नॉट बोल दो, लैम्डा एम नॉट। तो ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम, और कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो गई ना, और जब किसी की कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो गई है तो डायलूशन क्या हो गया है, इनफाइनाइट। डायलूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन मिल रही थी स्ट्रॉन्ग के लिए, कर्व मिल रहा था वीक के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में अल्फा कांस्टेंट होती है %, तो कांस्टेंट स्लोप से डिक्रीज होगा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्लोप से, और वीक के अंदर अल्फा क्या होती है, वेरिएबल, तो वो वेरिएबल स्लोप से डिक्रीज होगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। आप देख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी बोले तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का ज्यादा करोगे आप तो लैम्डा एम क्या होती जाएगी, कम। कंसंट्रेशन ज्यादा करते जा रहे हैं, लैम्डा एम क्या होती जा रही है, कम। आगे बात समझे? इससे हमने निकाली थी दुबई अंकल इक्वेशन, याद आई? कौन सी इक्वेशन, हमने निकाली डीवाई अकल इक्वेशन निकाली थी ना। हाँ। डीवाई अकल इक्वेशन में क्या था कि हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये आपकी कंसंट्रेशन है, उसका डेरिवेशन देख लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ कंसंट्रेशन हो गई C1, तो मैक्सिमम है कि मैक्सिमम से कम हो गई, मैक्सिमम से कम हो गई। ये मान लीजिए लैम्डा एम C1 हो गई, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ कंसंट्रेशन हो गई C2, यहाँ कंसंट्रेशन हो गई C3, तो ये लैम्डा एम C1 C2 C3 बढ़ती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम जाएंगी। तो मैंने कहा था कि आपको मोलर कंडक्टिविटी किसी भी एक कंसंट्रेशन पे निकालनी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी लैम्डा एम क्या होगी, कम। तो विल इट बी इक्वल टू मैक्सिमम कि माइनस something, and that minus something depend upon क्या, concentration। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना माइनस करना पड़ेगा B रूट C, B was the constant। या एक और फॉर्म में लिख सकते हैं लैम्डा एम C इक्वल टू लैम्डा एम जीरो या इनफाइनाइट माइनस A C की पावर 1/2। एनसीईआरटी में A कांस्टेंट लिया है, रिफ्रेशर में B कांस्टेंट लिया है, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल आया नहीं है। और C क्या है आपकी कंसंट्रेशन। कंसेप्चुअली समझ लो कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ग्राफिकल देख लो, उतना लैम्डा एम C क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, और मैक्सिमम में से उतना कम होता जाएगा। उसको आप जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, ये जीरो हो गया अप्रोक्स, या इनफाइनाइट क्या बोल सकते हैं, डायल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट कोलराश लॉ। इस इक्वेशन का नाम क्या था बोलो, डीवाई हकल कॉन्सेजर इक्वेशन। नेक्स्ट कम टू द Kohlraasch law. According to it, the molar conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of molar conductivity of its cation and anion at a given temperature and pressure. ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट हो गई वीक, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट एनायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। आपने लिखा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसमें न्यूमेरिकल 3 एप्लीकेशन थी, टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू कैलकुलेट इट्स अल्फा एंड टू कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक और है टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में नहीं है, कोर्स में नहीं है। 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल याद करो आप, मैंने कहा था भाई लैम्डा CH3CON निकालना है आपको, ठीक है। लैम्डा ऑफ एसिटिक एसिड इनफाइनाइट डायल्यूशन पे दे रखी है, मान लो 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा ऑफ NaOH दे रखी है, मान लीजिए 100 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। और लैम्डा ऑफ H2O दे रखी है 50, कितने दे रखी है मान लीजिए 50 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
तो मैंने हमसे कहा था कि 2 को जोड़ दो और 1 को घटा दो। आपको टारगेट में किसकी लानी है? CH3CONA की। इसके 2 तरीके थे, एक तो पूरा खोल के और एक पार्शियली खोल के। तो आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, इतना प्रैक्टिस आप कर चुके हो, आपको पता है कि टारगेट में CH3CONA चाहिए। तो CH3CO वाली ये फर्स्ट हो गई आपकी, ये Na वाली कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। कोलरास लो तो पूरा खोलोगे फिर ऐड करोगे, इससे बढ़िया सिंपल कर लो, इन दोनों क्या कर दो ऐड, और माइनस कौन सी कर दो? H2, तो माइनस हो जाएगा ना। नहीं बात समझ में, इक्वेशन फॉर्म में कर लो, आप कर लो CH3COH प्लस में NaOH gives you CH3COONA प्लस में H2O। ये तो इक्वेशन बनती है। और इक्वेशन को इक्वेट कर लो, एरो हटा के लगा दो इक्वल, और सबके लगा दो लेमडे 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 लेमडे, और लैम्डा लगा दो सबका, सबके लेमडे इनफाइनाइट 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 डायल्यूशन। अब आपको लैम्डा किसका निकालना था? CH3CONA का। H2O का लैम्डा इधर ले आओ, CH3COH का लैम्डा बोलो 300, NaOH का लैम्डा बोलो 100, और H2O का लैम्डा माइनस कर दो 50। तो लैम्डा ऑफ CH3CONA बोलो 300 100 400 माइनस 50 350 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। बारात निकल ली। इसमें क्या था? मैं कह रहा था एल्फा। अब एल्फा कैसे निकालेंगे? एल्फा वाज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी पार्शियल अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये जो लैम्डा MC था, ये लैम्डा MC था आपका मैक्सिमम की पार्शियल, और लैम्डा M इनफाइनाइट क्या था बेटा? मैक्सिमम। तो पार्शियल और मैक्सिमम का रेशियो हमेशा क्या आता है? एल्फा। आई बात समझ आई? फिर हमने निकाला था इक्विलिब्रियम, इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है, न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ, ध्यान रखिए, अच्छा न्यूमेरिकल बनता है इसमें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और मूर्खों की तरह पूरा कैलकुलेशन मत करना, बताया था मैंने। जब हम अल्फा निकाल चुके हैं लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफाइनाइट से, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे कि डायरेक्ट अल्फा पुट कर देंगे? वैसे वैसे रिप्रेजेंटेशन में याद रखना, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफाइनाइट का होल स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफाइनाइट। सॉल्व कर लेंगे। ठीक। Now come to the Faraday law of electrolysis. Electrolysis is the phenomena to convert the electrical energy into chemical energy. And there are how many law? 2 law. First law of electrolysis and second law of electrolysis. First law में कह रहा था M proportional to Q. जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, जितना ज्यादा देंगे उतना ही तो मिलेगा, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा? मास ऑन द इलेक्ट्रोड। तो M प्रोपोर्शनल टू Q, और Q इज IT, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओ और Z लगाओ। M बराबर Z Q बराबर करंट इनटू टाइम। तो M बराबर ZIT, वेयर Z इज IIT की ZIT गंडू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। Z जो था, Z वाज इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। Z क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। और Z की वैल्यू निकालते थे मोलर मास अपॉन NF। याद आया? हाँ। ये मोलर मास अपॉन NF कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लो हो गया। और ये M क्या है? M इज द मास डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोन। M क्या है? मास डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोन। और Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। बात मत करो भाई, निकल जाओ, बुनियाद बात करने में पहले बोला था। I जो है करंट इन एम्पियर, और टाइम जो है सेकंड। टाइम किसमें ले रहा है? सेकंड। M बराबर IIT ZIT। M इज द मास डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, I इज द करंट, और T इज द टाइम। ठीक है। अब आइए दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ ये कह रहा था कि भाई M1 अपॉन M2 द रेशियो ऑफ द मास डिपोजिटेड ऑन द 2 इलेक्ट्रोड is in the same ratio of their electrochemical constant and equivalent mass. So M1 upon M2 equal to Z1 upon Z2 equal to E1 upon E2. Provided the same current is passed for the same interval of time. तो सही बात है भाई, जिस रेशियो में उनका Z होगा उसी रेशियो में उनका क्या जमा होगा? मास। एक्सप्लेन किया था, प्रूफ भी किया था। आप सिंपली समझ लीजिए कि आप ये लिख रहे हैं कि M1 हो गया आपका Z1 I1 T1, और M2 हो गया Z2 I2 T2। अब तो घंटा अगर जब मैंने ये लगा दिया I1 बराबर I2 और T1 बराबर T2 तो कट जाएंगे। तो I1 से I2 चटक गया, T1 से T2 चटक गया, तो क्या बच गया? Z1 अपॉन Z2। तो जिस रेशियो में उनका Z होगा उसी रेशियो में तो मास डिपेंड होगा। हाँ। तो चार्ज तो दोनों को सेम दे रहे हो ना। अब उनका Z है, मान लो Z ऑफ जिंक Z ऑफ कॉपर 2/3 है,
और तुम दोनों को मास दे रहे हो 100 गुलाम, दोनों को चार्ज दे रहे हो, तो इसका 200 इसका 300, तो 200 बाई 300 2/3 2/3 तो आएगा, क्योंकि चार्ज दोनों क्या दे रहे हो आप, सेम। इट इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, सेकंड लास्ट, सेल्स। सेल्स में दो तरह के सेल थे, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में सबसे पहला सेल था आपका निकल, सबसे पहला लैग्रांजे सेल। लैग्रांजे सेल में जिंक की आपकी बनी थी एनोड और बीच में खड़ी थी कैथोड, कैथोड थी ग्रेफाइट की, और ये जिंक, ये वो सेल है निप्पो एवरीडे ड्यूरा सेल जो आप अपनी घड़ी में घर में यूज करते हैं। ये जो कंटेनर है, कंटेनर किसका बना हुआ है बोलो, जिंक का। आप सेल का एडवर्टीजमेंट फाड़ दो, रैपर फाड़ दो, तो उसके पीछे उसके अंदर जिंक आएगा, नीचे ग्रेफाइट आएगी, नीचे जो है ये बीच में क्या आएगी आपकी ग्रेफाइट। और भैया ये इलेक्ट्रोलाइट थी, इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन था MnO2 का, अमोनियम क्लोराइड का, याद आया। तो इसमें जो एनोड की रिएक्शन थी वो ये थी कि जिंक गया था रूट, इलेक्ट्रॉन गए थे शूट, और कैथोड की ये थी कि MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया प्लस एक इलेक्ट्रॉन विल गिव यू MnOOH प्लस अमोनिया गैस निकल गई थी, याद आया। मैंने कहा था कि अगर अमोनिया गैस फ्री रह गई तो गैस फूल जाएगा, तो वो अमोनिया गैस फ्री नहीं रहती, वो लास्ट में कॉम्प्लेक्स बनाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, ये जो जिंक +2 बनना था एनोड से, अमोनिया निकल रही थी कैथोड से, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं टेट्रा अमाइन जिंक सेकंड क्लोराइड, ये वाला Cl। समझ में आई बात। इसका वोल्टेज आ रहा था 1.5 वोल्ट, ये नॉर्मली घरों पे यूज होता है। प्राइमरी सेल है, नॉन रिचार्जेबल सेल है, जो कि रिचार्ज नहीं होता, ठीक। अब इसके बाद दूसरा सेल था मरकरी सेल। इस बार एक सेल पक्का आएगा, सुन लो बात, एक सेल पक्का आएगा, पक्का गारंटेड, या तो फ्यूल सेल आ जाए या मरकरी सेल आ जाए 2 नंबर में, और बैटरी आएगी तो 3 नंबर में, विद डिस्क्रिप्शन पूरा डायग्राम, तो ध्यान से याद कर लीजिए। मरकरी सेल, और देखो कोई भी सेल हो या बैटरी हो, आपको उसमें उसकी 3 चीज जरूर याद रखनी है, उसकी एनोड किसकी बनी है, उसकी कैथोड किसकी बनी है, और उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है। जैसे मरकरी सेल में बात करें तो एनोड बनती है जिंक अमलगम की, इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा इसमें KOH, और लास्ट में नीचे होती है कैथोड Hg होगी, नीचे कैथोड किसकी है, Hg होगी। सैंडविच की तरह हो गया ये, ऊपर एक लेयर, नीचे एक लेयर, बीच में एक लेयर, बीच में लेयर इलेक्ट्रोलाइट की है KOH की, ऊपर लेयर एनोड की है जिंक अमलगम की। रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले जिंक अमलगम ZnHg 2 OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, 2 OH नेगेटिव किससे आए थे, KOH से, और जिंक हो जाएगा ऑक्सीडाइज ZnO प्लस H2O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब H2O और पानी, ये पानी और इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड के पास, कैथोड के पास। देखो वर्किंग यूनिवर्सल है, आप वर्किंग कंसेप्ट नहीं बदल सकते, आप एनोड कैथोड के सब्सटेंस बदल सकते हो, लेकिन कंसेप्ट वही था कि एनोड जाएगी रूट, इलेक्ट्रॉन जाएंगे छूट, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तार, तार से बाहर पहुंचे कैथोड के पास, बुझा देंगे उसकी प्यास। तो वही कंसेप्ट सभी सेल में काम कर रहा है, आप देख लीजिए। यहाँ जिंक रूट ही है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं 2, और Zn कंबाइंड हो गई O से, Zn2 बन गया और H2O बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये H2O जा रहे हैं एनोड के पास, कैथोड के पास। कैथोड किसकी बनी है बोलो, HgO, तो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू क्या बेटा, Hg प्लस 2 OH नेगेटिव। नेट सेल रिएक्शन ऑफ द मर्करी सेल, बटन सेल निकालोगे तो 2 OH नेगेटिव, 2 OH कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, H2O से H2O हट जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बचा बोलो, ZnHg एनोड प्लस HgO कैथोड gives you ZnO plus Hg. It is used in small electrical devices like small toys वगैरह। वो फोन आपने चलाया कि एक ही गाना बजता है, चल चाहिए है ना, वही बजता है, दिलबर, और छोटे फोन आते हैं बच्चे वाले मोबाइल फोन, या फिर रिस्ट वॉच, उनमें छोटे लेजर लाइट जिसको हम मारते सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो है धूम मचाले भी आता है। सेकेंडरी सेल में पहला था LSB। LSB क्या था, लेड स्टोरेज बैटरी। तो बैटरी का डायग्राम जब आपने बनाया था, दोबारा सारा करा दे रहा हूँ, ध्यान समझ लो। बैटरी के डायग्राम में एक तरफ एनोड, ये बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये एनोड हो गई, एनोड बनी है लेड की। क्या डाल रखा है इसमें, लेड। अरे क्या डाला हुआ है, लेड। और सुनो,
कैथोड दो कितना इंपॉर्टेंट है ये लेड, समझे? इसलिए आपका काम चल रहा है, बगैर लेड के काम नहीं चलता है। तेरा पूरा बढ़ाने आता देख लीजिए। तो लेड जो है लेड जो है, अब ये लेड हो गया। लेड के बाद देखिए जो कैथोड जो है, that cathode will be made of lead oxide। कैथोड किसकी बनेगी बेटा? Lead oxide की PbO2 की, ठीक है। And both lead anode and cathode are dipped in the concentrated H2SO4। दोनों किसमें डिपो रखी है बेटा? H2SO4। और कंसंट्रेट ले रखी है 38% वेट बाय वॉल्यूम। कितने ले रखी है? 38% वेट बाय वॉल्यूम। तो एनोड पे आइए, एनोड किसकी बनी थी? Pb की। इसको भगा दे रहे मीना, ऐसे भगा दे यहाँ से। एनोड किसकी बनी थी? मुझे आवाज नहीं आ जाए, तुल्ले बात बिल्कुल चुप है, आवाज नहीं आ जाए, चुप रहियो। पीबी जो है, पीबी जाएगी रूट। और सुनो, ये जो एनोड है ना पीबी, किसके कांटेक्ट में आएगी? सल्फेट। आपने H2SO4 डाल रखी है तो H2SO4 2H पॉजिटिव सल्फेट में टूटेगी ना। हाँ। भाई बैटरी में एसिड डालते हैं हम लोग, गंगा जल याद है, पिक्चर निकाल के डाल दीजिए एसिड है। हाँ। तो पीबी विल रिएक्ट विद सल्फेट एंड विल फॉर्म PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन गए, झूठ इलेक्ट्रॉन मिल गया, तार से आ गए बाहर, पौधे कैथोड के बाहर बुझा देंगे उसकी प्यास। तो इस बार कैथोड पीवी की है कि PbO2 की है? PbO2 की। तो PbO2 प्लस देख लीजिए 2H पॉजिटिव जो बचे हुए हैं, प्लस एक सल्फ्यूरिक एसिड और टूटेगी, 2H पॉजिटिव सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये बनाएंगे बेटा दोबारा से, देखो ये Pb और ये सल्फेट का -2SO4, ये क्या दोबारा से क्या बनाएंगे बोलो? PbSO4, ये 2H और O एक H2O, दूसरा 2H और एक O H2O, एक H2O 2H2O, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और ऐड करिए Pb प्लस PbO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स, बोलो कितने मोल ऑफ PbSO4? 2 मोल ऑफ PbSO4 प्लस 2H2O। तो एस विंस द रेस। लुक एट योर फेस। देखो ए से क्या हो गई? एनोड। सी से क्या हो गई? कैथोड। ई से हो गया इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड किसकी बनी है बोलो? Pb की। कैथोड किसकी बनी है? PbO2 की। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? H2SO4। और ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी both anode and cathode will be converted into lead sulfate, and during recharging these lead sulfate are reconverted into lead and lead dioxide. This question has been asked for 1 marks in your board examination. कि what are the reactions occurring during the discharging and during recharging? Is this clear? Next इसके बाद था आपका निकल कैडमियम सेल। कौन सा सेल था? निकल कैडमियम सेल। That was also the rechargeable cell। और बैटरी नॉन रिचार्जेबल की रिचार्जेबल? क्योंकि इसकी रिएक्शन इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। ठीक है। निकल कैडमियम सेल पे आइए, तो उसमें था निकल कैडमियम वॉज एनोड, कैडमियम एनोड प्लस 2 मोल ऑफ NiOH होल थ्राइस। मैंने आपको निकल कैडमियम सेल की एनोड कैथोड की अलग अलग रिएक्शन कराई है, पढ़ाया था जब उस समय। और रिवीजन में मैं एक बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में एक ही दे रखी है आपको, मैंने सबकी कराई है नेट सेल तक, देख लेना ध्यान से डायग्राम के साथ। तो CD प्लस ट्वाइस NiOH होल थ्राइस विल गिव यू क्या? CDO प्लस ट्वाइस NiOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ध्यान रखना इसमें कैडमियम क्या है बेटा? इसमें एनोड। निकल हाइड्रोक्साइड क्या है? इसमें कैथोड। तो CD से बन गया CDO और NiOH होल थ्राइस से बन गया NiOH होल ट्वाइस। CD का ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए 0, या CD बोलिए +2, या Ni बोलिए +3, या Ni बोलिए +2। एंड द लास्ट सेल वाज द फ्यूल सेल। कौन सा सेल था? फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में वो तो फ्यूल सेल इसलिए बोलते थे, उसमें फ्यूल यूज करा था हमने H2 को और O2 को। भैया रिवीजन हो रहा है, जल्दी से कर लीजिए, 1 घंटे में पूरा करना है आपको, ठीक है? घंटा हो गया कि बचा हुआ है कुछ? हो गया। कितना बच रहा है? 5 मिनट। तो 5 मिनट है, मतलब 1 घंटा में बन तो ये आपकी एनोड हो गई, ये आपकी क्या हो गई बेटा? कैथोड हो गई। दोनों बन रही है ग्रेफाइट की, दोनों बन रही है किसकी बेटा? ग्रेफाइट की। ये बन रही है भी किसकी? ग्रेफाइट की। बीच में इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KOH। एनोड पे डालेंगे आप H2, ये पापा की बारात में बजिए बेटा, इधर डालेंगे O2, ठीक है? चुन मत कर भाई, मैं नेक्स्ट क्लास में रिवीजन ले लूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, पहले कह रहा था मैं आपको, ठीक है ना? मेरा टाइम ना वेस्ट करो। तो यहाँ ऊपर ये हो गया इधर KOH इलेक्ट्रोलाइट,
इधर ग्रेफाइट, इधर H2, इधर क्या डालेंगे O2 एंड द फ्यूल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज H2O2 सेल। तो इसकी एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन एज यूजुअल। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा O2 का H2 का। तो H2 प्लस 4 OH नेगेटिव will give you 4 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तार से बाहर कैथोड के पास, याद देंगे उसकी कैथोड से बाहर H2 है कि O2 है? O2 है। तो एट एट कैथोड तो क्या होगा O2 प्लस यहाँ जो 4 H2O बने थे ना, 4 में से कितने H2O कम आएंगे? 2। O2 प्लस 2 H2O विल गिव यू क्या? 4 OH नेगेटिव। 4 इलेक्ट्रॉन भी तो जाएंगे कैथोड के पास। नेट सेल निकालो इसकी नेट सेल निकालो फ्यूल सेल की। तो नेट सेल में क्या है बोलो? 2H2 प्लस 4 OH नेगेटिव। बोलो क्या है? बोलो 4 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इधर बोलो कैथोड वाली, बोलो O2 प्लस 4 OH नेगेटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव क्या? 2H2O की 4 OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव। क्या लेंगे? 2H2। क्लियर? अब ऐड कर दो इसे। ऐड करोगे तो 4 OH नेगेटिव से 4 OH नेगेटिव कट जाएंगे, 2H2O से 2H2 कट जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कितने H2 बचेंगे? 2H2 plus O2 gives 2H2O. And this is the advantage application of this cell. It not only provide the electricity, it also provide the Water. and that's why it was used in the Apollo space program. And the astronauts condense that water and use for the drinking Purpose. तो फ्यूल सेल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द एस्ट्रोनॉट्स या फॉर द हम कह रहे हैं स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है। अब ये रिन्यूएबल है, इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसकी एफिशिएंसी 70% है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं आता है, एटसेट्रा। ये इसके एडवांटेज है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाज कोरोजन। तो कोरोजन जैसे आपके दिमाग में लग गया है, गंदगी लग गई है ना दिमाग में, ज्यादा बोलने की जो बीमारी हो गई है। अब देखो कोरोजन हम लोहे पे लगा रहे हैं, तो कोरोजन लोहे पे तब लगेगा जब लोहे पे पानी आएगा, 4 H2O, क्या मतलब H2O आ रहा है और O2 के कांटेक्ट में आ रहा है। ये सब जानते हैं, नॉर्मल बात है। रिएक्शन क्या है? हमें जंग लग रही है, लोहे पे रस्टिंग हो रही है आयरन की, ये नहीं पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? तो इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट ये था कि भैया देखो आयरन का जो सरफेस है वो है सरफेस अपने आप में एक एनोड की तरह काम करता है। द आयरन का सरफेस विल एक्ट एज अ एनोड। और आयरन के सरफेस पे जब पानी और ऑक्सीजन पड़ता है, आयरन के सरफेस पे जब पानी और ऑक्सीजन पड़ता है तो भैया ये लास्ट में शांत हो जाएगी, मोबाइल बंद कर लीजिए। भैया मीना तुझे नहीं पढ़ना, चले जा, मैं तुझे पहले बोला था, मैं तुझे यार तो बिल्कुल मत बोले भाई तू। अब आयरन Fe सॉलिड हो गया और इसमें Fe विल गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 2Fe ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा 2Fe प्लस 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 4। E नॉट ऑफ Fe और ये प्रिंस जो है ना बेटा, तेरे तो पापा भी बात करूंगा आज मैं, बहुत दिमाग कर दिया था नाले, बार-बार मैं बगल में देते रहे, मोशी ना चलिए ना बगल में, मत देख रहा बार-बार बगल में। एनोड के बाद देख रहे हो कैथोड। सुनो भाई, अब यहाँ देखिए लास्ट है इसका कैथोड पे जो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन में, दैट इज कॉल्ड आयरन की O2 एंड H पॉजिटिव्स। O2 एंड H पॉजिटिव। क्वेश्चन आता है कि अगर एसिडिक मीडियम कर देंगे तो रस्टिंग आयरन कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो पानी आपके H पॉजिटिव निकालता है और H पॉजिटिव मजबूर करते हैं लोहे को, बोलते हैं दे मुझे इलेक्ट्रॉन दे, निकाल दे। तो इलेक्ट्रॉन निकालता लोहा अपने आप रखे कि H पॉजिटिव के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, H पॉजिटिव के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन O2 से। तो O2 को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, H पॉजिटिव को भी चाहिए। तब आप लोहे को अगर O2 और पानी के कांटेक्ट में लाते हैं तब जाके उसका रस्टिंग होता है। तो 4 H पॉजिटिव पानी से आए, O2 आया एटमॉस्फेयर से, 4 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीडाइज होकर दे दिए। किसने? मैंने, तुमने क्या? आयरन ने। तो आयरन जो Fe था वो Fe रहेगा, Fe+2 बन चुका है, Fe+2 अपने आप की O2H पॉजिटिव की वजह से, O2H पॉजिटिव की वजह से। ये इसका इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो ये H पॉजिटिव O2 4 इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएंगे बेटा 2H2 और इसका जो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया, E नॉट ऑफ H पॉजिटिव O2 फॉर्मिंग द H2O इन द आयरन सरफेस कम आउट एज 1.23 वोल्ट। तो अब इस आप दोनों को जोड़ोगे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। क्या बचेगा बोलो? 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 gives you 2 of Fe+2 2H2O। और ये H2O फिजिकल वाटर है, केमिकल वाटर है, केमिकल वाटर जो सरफेस में बन गया है। और ये दोनों कंबाइंड होकर बनाते हैं आयरन की रस Fe2O3.H2O। दिस इज कॉल्ड आयरन
10 और रस्टिंग ऑफ आयरन का पूरा इनोड सेल निकालेंगे। इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड कैथोड वाले 1.23 1.67 वोल्ट। और रस्टिंग बचाएंगे तेल लगा के, ऑयलिंग से, ग्रीस लगा के, लुब्रिकेंट लगा के, और इतनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्ति। पूरा रिवीजन आपका करा दिया है। नेक्स्ट टर्न पे अब आपका टेस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलिए